Hi everyone, how are you all? Okay, so our next topic is the use of dimension. अभी हम डायमेंशन के दूसरे यूज की तरफ चल रहे हैं एंड द सेकंड यूज ऑफ डायमेंशन इज टू चेक द फॉर्मूला. अभी क्या है, हमें एक फॉर्मूला दिया जाएगा और उस फॉर्मूला को हमें चेक करना होगा कि सही है या नहीं. जैसे मान लो दे दिया जाता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². ये हमें डायमेंशन से चेक करना होगा सही है या नहीं. जैसे अभी हमें दिख रहा है कि सही है क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं, हमें याद है. लेकिन अगर कोई फॉर्मूला याद ना हो, ना देखा हुआ हो, फिर हम उसे डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला ठीक होगा या नहीं. ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया जा सकता है, सेकंड जो यूज है डायमेंशंस का, उसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं. उसको हम यूज कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस पे, आधार पे. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस पे हम इस दो दिए गए फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है कि फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट. कोई दी गई इक्वेशन मान लो x = yt + bt², कोई भी x y z इक्वेशन दे दी गई है. दी गई इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट कब होगी, इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स अकरिंग ऑन बोथ साइड. तो दोनों ही साइड जितने भी टर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे इस साइड में एक टर्म ये है और राइट हैंड साइड में दो अलग-अलग फिजिकल टर्म हमें मिल रहे हैं. If the dimensions of all the terms occurring on both sides of the equation are the same, मतलब इसकी जो डायमेंशन है वो इसके जैसी होनी चाहिए और इसकी जो डायमेंशन है वो इसके जैसी होनी चाहिए. मतलब इन सब की डायमेंशंस सेम होनी चाहिए. तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो हमें ये बताता है कि एक जैसी डायमेंशन वाले ही टर्म्स को जोड़ा जा सकता है. जो डायमेंशन इसकी है वही डायमेंशन इसकी है, तो एक जैसी डायमेंशन वाले टर्म्स को ही जोड़ा जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है. मैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का कंपेयर कर रहा हूं और बोल रहा हूं कि जो डायमेंशन इसकी है वही इसकी है, तो एक जैसी डायमेंशन वाले टर्म्स को ही कंपेयर किया जा सकता है और एक जैसी डायमेंशन वाले टर्म्स को ही माइनस किया जा सकता है. तो इसी मुद्दे के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं. एक एग्जांपल, तो ये तो हो गया सेकंड यूज टू चेक द फॉर्मूला. अब इसे चेक करके देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. एग्जांपल मान लो हमने लिया है, हमें चेक करना है ये, यही मान लो यही चेक करना है हमें चेक करना है ये सही है या नहीं है सही. चलिए तो इसको क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, वही दो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसको डिवाइड कर लिया. पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लो. LHS क्या है, LHS में काइनेटिक एनर्जी है. पहले बता दो ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल. काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल. या फिर अगर आपको डायरेक्ट इसकी डायमेंशन पता है, डायरेक्ट इसकी डायमेंशन पता है, तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन लिख सकते हैं. क्या होती है, mL2T-2. दिस इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ये मुद्दा सॉल्व हो गया अपना. काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन लिख दी. नहीं पता होती तो आपको निकालनी पड़ती. कैसे, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन वही होती है जो कि एनर्जी की होती है और एनर्जी की डायमेंशन वही होती है जो कि वर्क की होती है. और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स की डायमेंशन आपको याद करने को कहा है mLT-2 और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L. तो इसकी डायमेंशन हो जाती है वर्क की mL और L2T-2. तो वही डायमेंशन मैंने यहां लिखी है mL2T-2. तो वापस देख लें, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन वही होती है जो कि एनर्जी की होती है और एनर्जी की डायमेंशन वही होती है जो कि वर्क की होती है. वर्क की क्या होती है, mL2T-2. तो वही डायमेंशन इसकी भी लिख दी. राइट हैंड साइड पे चलते हैं, चलते चलते राइट हैंड साइड पे चलते. देखिए इसका कोई रोल नहीं है. ये 1/2 मतलब कांस्टेंट है, जैसे 1/2 हो, पाई हो या कोई और डायमेंशनल लेस कांस्टेंट हो. कैपिटल G जो है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट नहीं है. कैपिटल G अगर होता, मान लो जैसे F कैपिटल G m1 m2/r², वहां पे इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था, इसकी डायमेंशन लिखनी पड़ती. यहां इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है.
क्लियर है? अगर एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई को इग्नोर कर सकते हैं। तो जो कांस्टेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट और एक वो कांस्टेंट जिनकी डायमेंशंस होती हैं। तो अभी ये कांस्टेंट डायमेंशन लेस है, ये वाला कांस्टेंट डायमेंशन लेस है, ये वाला कांस्टेंट डायमेंशन लेस नहीं है, इसकी डायमेंशन होती है। तो अभी ये डायमेंशन लेस है, अपने लिए तो मुद्दा ये है कि ये डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो हाफ mv स्क्वायर की डायमेंशन हमें निकालनी है, इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं। अच्छा, मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट क्या होती है? पहले यूनिट्स लिख लो फिर डायमेंशन बना लेंगे। मास की यूनिट होती है केजी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और उसका भी स्क्वायर है। तो सॉल्व कर लो इसको, ये आ जाता है केजी मीटर स्क्वायर और नीचे सेकंड स्क्वायर, ऊपर ले आओगे तो सेकंड माइनस 2। अब इसकी डायमेंशन हम बना लेते हैं। डायमेंशन कैसे बनाएंगे? ये केजी है, नर्सरी केजी वाली केजी नहीं, किलोग्राम वाली केजी है। किलोग्राम किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? तो जवाब आता है मास की, और मास का डायमेंशनल सिंबल क्या है? m। ओके, बढ़िया। मीटर किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? लेंथ की, और लेंथ का डायमेंशनल सिंबल l। पावर कितनी है? 2। ओके। सेकंड किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? टाइम की, और टाइम का डायमेंशनल सिंबल t, पावर -2। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन ml2 - t, ml2 t - 2, और राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी ml2 t - 2। तो आप कह सकते हैं सो द गिवन फार्मूला इज करेक्ट सिंस द डायमेंशन ऑफ, पूरा लिख देंगे, डायमेंशन ऑफ right hand side is equal to dimension of left hand side, so the given formula is correct। सुनो, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर में देखिए, अगर 2mv स्क्वायर भी दिया होता ना, हालांकि देख के आप बोल देते कि ये फॉर्मूला गलत है, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यूज को, जैसे न्यूमेरिक वैल्यू अगर गलत है तो उसको डायमेंशन की हेल्प से हम प्रूव नहीं कर सकते, मतलब डायमेंशन की हेल्प से ये फॉर्मूला भी आपको सही बताना पड़ता। तो ध्यान रखना, न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू को आप डायमेंशन की हेल्प से सही या गलत प्रूव नहीं कर सकते। केवल जो फिजिकल टर्म्स यूज हो रहे हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, मास है, वेलोसिटी स्क्वायर, इनको आप डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं ये चेक कर सकते हैं। यहाँ अगर 2 होता, हाफ होता, 4 होता, आप उसको नहीं पता कर सकते थे कि वो सही है या नहीं, आप डायमेंशनली चेक करते हो और आप कह देते कि ये सही है। तो ये इसका ड्रॉबैक भी है। ओके, ये एक तरीका हो गया। मैं एक और बहुत अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं, शानदार एग्जांपल है, ये हटा देते हैं अभी, ये आपको लिखनी है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ये लिखना है। सेकंड एग्जांपल बड़ा मजेदार एग्जांपल है जिसको आप हमेशा से याद करते आए हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s = ut + हाफ at²। ये चेक करना है हमें चेक करना है कि दिया गया फॉर्मूला सही है या नहीं है सही। इसमें भी देखो, अगर हाफ की जगह अगर वो 2at² भी दे देगा ना, तो भी आप उसको सही प्रूव करना पड़ेगा, तब भी आप डायमेंशनली चलेंगे तो वो सही आएगा आपका, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। न्यूमेरिक वैल्यूज का जो रिजल्ट है वो डायमेंशंस की हेल्प से एग्जैक्टली नहीं पता लगाया जा सकता। तो अभी तो मैं हाफ दे देता हूं। ओके, चलिए, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ये s है, s बोले तो डिस्टेंस, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इसके मुद्दे को सॉल्व करो। s क्या है बता दो भाई, फिजिकल क्वांटिटी जो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है मीटर, और मीटर के लिए डायमेंशनल सिंबल क्या होता है? डायमेंशन बन जाएगी l। और अगर इसको थोड़ा और एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना चाहो तो m0 l1 t0 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर m0 l1 और t0 ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर? डायमेंशन इसकी l लिख लो या ऐसे करके लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि m की पावर 0 अल्टीमेटली वो 1 हो जाना है, t की पावर 0 अल्टीमेटली वो भी 1 हो जाना है। ओके, अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ भाई। राइट हैंड साइड में दो टर्म है, ut + हाफ at²। इसकी डायमेंशन निकालो।
पहले यूनिट बना लो इसकी। यू क्या है, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। टी क्या होता है, टाइम की यूनिट सेकंड। ओके, प्लस या फिर इसको दो टर्म्स में डिवाइड कर दो, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म को पहले देख लो, फर्स्ट टर्म की डायमेंशन क्या आ रही है, यूनिट देख लो, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड और टाइम की यूनिट सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर आया। मीटर के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल। मीटर किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, लेंथ की, और लेंथ का डायमेंशनल सिंबल एल। फर्स्ट टर्म देख लिया, सेकंड टर्म को देखो। अब सेकंड टर्म में है हाफ एटी स्क्वायर। हाफ का तो कोई वजूद है नहीं, इसका कोई रोल नहीं है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले यूनिट लिख रहा हूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का स्क्वायर है मतलब सेकंड का स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर बाइजेत रिहा करो, क्या बचा, मीटर। मीटर के लिए डायमेंशनल सिंबल क्या हो जाएगा, एल। अब देखो आप, ओके, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या थी, एल, और राइट हैंड साइड में जो दोनों टर्म आ रहे हैं, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी, उसकी भी डायमेंशन एल है। राइट हैंड साइड में भी डायमेंशन एल थी, लेफ्ट हैंड साइड में भी डायमेंशन एल थी, और राइट हैंड साइड में जो दोनों टर्म आ रहे हैं उनकी डायमेंशन भी एल है। तो आप कह सकते हैं, सिंस द डायमेंशंस एट LHS and RHS are same, so the given formula is correct. Clear? ऐसे ही करके आपको कोई भी फॉर्मूला दिया जा सकता है और आपसे कहा जा सकता है कि इसको चेक करो कि सही है या नहीं सही। एग्जांपल के लिए जो आपको चेक करना है वो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। इसको चेक करेंगे आप, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, इसको चेक करना है आपको। और दूसरा फॉर्मूला आपको चेक करना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g। ध्यान देना 2g लिखा है मैंने, 4g के जमाने में 2g लिख रहा हूं। ये चेक करना है आपको, तो चेक करना है सही है या नहीं है सही, और पूरे मेथड से। ऐसा नहीं देखते ही बोल दो कि साहब ये तो गलत हो गया या सही हो गया, वो तो मेरे को तो पता है, आपको डायमेंशनली ये चेक करना है। तो ये था डायमेंशंस का सेकंड यूज। पहला यूज क्या था, एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को, एक टाइप के यूनिट सिस्टम को दूसरे टाइप के यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट किया, फर्स्ट यूज में। सेकंड यूज क्या पढ़ा डायमेंशंस का, हमने चेक किया दिया गया फॉर्मूला सही है या नहीं है सही, बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है कि एक जैसे ही डायमेंशंस को जोड़ा, घटाया और कंपेयर किया जा सकता है। अब जो तीसरा यूज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम वो कारनामा करके दिखाएंगे, जो हमें करना है। और जो कारनामा हमें करना है, वो जो तीसरा यूज है डायमेंशंस का, वो है टू डेराइव द फॉर्मूला। अभी हम फॉर्मूला को डेराइव करेंगे, टू डेराइव द फॉर्मूला। ये है ना इंटरेस्टिंग। अभी फॉर्मूला हम कैसे कैसे मेथड से लेके आते थे, अब हम वो सब मेथड भूल जाओ, अभी हम डायमेंशंस के बिहाफ पे फॉर्मूला को डेराइव करने जा रहे हैं। तो इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर ही बेस्ड है। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मुझे फॉर्मूला डेराइव करना है, हमें फॉर्मूला डेराइव करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। ये डायमेंशंस की हेल्प से प्रूव करना है, ये डायमेंशंस की हेल्प से बनाना है। क्लियर है? डायमेंशंस की हेल्प से इस फॉर्मूला को डेराइव करना है। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही इसका भी बेस है, आधार है, इसके आधार पे ही ये फॉर्मूले डेराइव किए जा सकते हैं। चलिए, इसमें क्या है, मैंने मान लिया लेट द फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लिखेंगे, लेट द सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन
हमने मान लिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है डिपेंड्स अपॉन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी, रेडियस। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है मैंने मान लिया कि मास, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड करता है। इस बात की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप डेराइव करने जा रहे हो वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड हो सकती है। मान लो कोई और फैक्टर भी याद आ रहा है, आपने उसको भी जोड़ दिया। आपने कहा कि हो सकता है हो सकता है किसी और फैक्टर पे भी डिपेंड करता हो, लेंथ पे डिपेंड करता हो, किसकी लेंथ पता नहीं, एक्स वाई जेड। तो मैं बताता हूं अभी क्या होगा। हालांकि आपको एग्जैक्टली पता है कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आप एक फैक्टर और जोड़ना चाह रहे हैं। इसमें इतना निश्चित है कि जिन फैक्टर्स पे वो फॉर्मूला डिपेंड करता है वो तो जरूर आपको लेट में लिख लेने हैं कि मान लिया कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इन पे तो डिपेंड करता ही है, और हो सकता है इन पे भी डिपेंड करता हो। तो आप अभी क्या मान लिया, आपने इन फैक्टर्स को मान लिया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो मास के, और मास की पावर हो सकती है कुछ ना कुछ, जैसे हाफ mv स्क्वायर में v की पावर 2 है, तो हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता ना फॉर्मूला, तो हमने मान लिया कि मास की भी कुछ पावर हो शायद, वेलोसिटी की पावर v, ऐसे ही रेडियस की पावर c। अगर आपने जो नई क्वांटिटी मान रखी थी लेंथ की पावर d मान लोगे आप। अगर आपने ये मान रखा था कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो लेंथ पे भी डिपेंड करती है, तो लेंथ की पावर आप d लिख दोगे, और बाद में क्या होगा, इस d की वैल्यू सॉल्व करने से 0 आ जाएगी। अगर आपने एक्स्ट्रा क्वांटिटी मान ली है तो जो पावर आपने मानी है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और l की पावर 0 मतलब 1, वो क्वांटिटी अल्टीमेटली हट जाएगी। जो एक्स्ट्रा टर्म आपने मान रखा है, मान लिया है मिस्टेक से या जानबूझ के माना है, उसकी पावर जो है वो 0 आ जाएगी, और समथिंग पावर 0 = 1 मतलब वो हट जाएगी। वो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ आपको आगे फॉर्मूले में नहीं दिखेगी। तो आप मान भी लें ना भी मान लें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो अभी मुद्दा ये, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मान लिया मास की पावर a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जो फोर्स है हो सकता है वेलोसिटी की पावर b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जो फोर्स है वो रेडियस की पावर c के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनलिटी मार्क को हटा के कांस्टेंट लाएंगे, और ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसका कोई वजूद नहीं है। डायमेंशन वगैरह इसके कैलकुलेट नहीं करने होंगे क्योंकि डायमेंशन लेस है। क्लियर है? अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड कैसे है ये भी देख लो। इस साइड की जो डायमेंशंस हैं वो इस साइड की डायमेंशन की निश्चित रूप से बराबर होनी चाहिए। कैसे देखते हैं, चलिए पहले कंसीडर कर लेते हैं वही पहले की तरह, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है F बोले तो फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन ml2 mlt-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। लेफ्ट हैंड साइड का केस सॉल्व हो गया है। अभी राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, जो भी है उसको कंसीडर करते हैं। राइट हैंड साइड है, इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, जिनकी डायमेंशन होगी उन टर्म्स को लिख लो। m की, चलो लिख लेते हैं इसको k, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। ये है राइट हैंड साइड। अब हर एक की यूनिट्स लिख लेते हैं, या फिर अगर डायमेंशन लिख सकते हैं डायरेक्टली तो डायमेंशन लिख दो। आप क्या करोगे, मास की यूनिट केजी लिखोगे, आप वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड लिखोगे, रेडियस की यूनिट मीटर लिखोगे। तो बेटर है डायमेंशन इसकी सीधे ही लिख दो आप, इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं। और मास के लिए केजी, केजी की डायमेंशन m, पावर a। वेलोसिटी ओके, ये तो m की पावर a वाला मुद्दा हो गया। ये वेलोसिटी की पावर b वाले मुद्दे को सॉल्व करो। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, lt-1। आप अलग से निकाल सकते हो अगर आपको नहीं आती तो, डायरेक्ट याद नहीं है तो। lt-1 और पावर कितनी है b, और r बोले तो रेडियस, रेडियस बोले तो डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो लेंथ, और लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर का डायमेंशनल सिंबल l की पावर c। अब इनको एक साथ लिख लो, कैलकुलेट कर लो। तो मास कैपिटल M यहां है और कहीं नहीं, तो कैपिटल M की पावर a, ओके। L यहां है, L की पावर b। देखिए ये होल पावर है, L की -1 की होल पावर b थी, तो इसका मतलब है L की पावर भी b आएगा, तो L की पावर b है, और यहां से L की पावर c है।
तो से l की पावर b और l की पावर c दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर जुड़ जाती है। ऐसे लिखा था l की पावर b into l की पावर c। सेम बेस पे अलग अलग पावर है तो पावर जुड़ जाती है। क्यों जुड़ जाती है? क्योंकि सेम बेस है। सेम बेस पे अगर अलग अलग पावर होती है तो वो पावर जुड़ जाती है, क्योंकि इनका ना कोई धर्म है ना ही जाति है, इसलिए ये जुड़ जाती है। चलिए ये हो गया l और t की पावर -1 है और होल पावर b है तो t की पावर -b हो गया, t की पावर -b हो गया और t कहीं है नहीं तो ये सिलसिला खत्म। ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन थी, ये राइट हैंड साइड की डायमेंशन है। दोनों को कर लेंगे कंपैरिजन। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज एप्लीकेबल। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वही राइट हैंड साइड की डायमेंशन होनी चाहिए, इसलिए दोनों को कंपेयर कर लेंगे। यहां हम कैपिटल N की पावर कितनी है 1 और यहां कितनी है a, तो कंपेयर कर लो। कंपेयर 1 and 2। कंपेयर करके हमें पता चला बंधु कि n की पावर a है, n की पावर 1 है तो a का मान 1 आ जाता है। बढ़िया, ये तो केस सॉल्व। आगे चलते हैं। t की पावर देखो पहले एक बार, t पे चलते हैं, l पे बाद में चलेंगे। t की पावर -2, t की पावर -b, तो कंपेयर करने से हमें पता चला कि -b जो है वो -2 के बराबर होना चाहिए। -b जो है -2 के बराबर, मतलब b की वैल्यू 2 होनी चाहिए। मुद्दा सॉल्व। अब आ जाओ इस पे l की पावर। l की पावर कितनी है? कुछ नहीं है तो 1 मान लो ना, जैसे यहां माना था n की पावर 1 मान लिया था ना। यहाँ n की पावर a था, यहाँ n की पावर 1 था तो a की वैल्यू 1 लिख दी थी। ऐसे यहाँ l की पावर 1 है और यहाँ l की पावर b plus c है, तो b plus c की वैल्यू 1, जबकि b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 plus c की वैल्यू 1, तो c की वैल्यू कितनी होगी 1 minus 2 मतलब -1। a b c तीनों की वैल्यू निकाल चुके हैं। Anybody can derive, anybody can derive। ओके, तो हमने a b c की वैल्यू निकाल ली, a b c हो गया। ओके, अब इन वैल्यूज को यहां कहां यहां पुट कर देंगे। चलिए मैं एक रस्सी से हटा देता हूं। डायमेंशन कंपेयर कर चुके हैं और तो यहां रखेंगे। ये जो इक्वल टू में फॉर्मूला बन गया था उस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे तो x इक्वल टू आ जाता है k, तो डायमेंशन लेस था, इसका तो कोई रोल नहीं है। मास की पावर a और a की वैल्यू 1, तो मास की पावर 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेलोसिटी की पावर b, तो b की वैल्यू 2 v स्क्वायर और रेडियस की पावर -1। अब -1 को नीचे ले जाओ, ये हो जाएगा kmv स्क्वायर अपॉन माइनस r की पावर -1 नीचे जाके r हो जाएगा। और इस डायमेंशन लेस कांस्टेंट की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, आप नहीं बता सकते कि k की वैल्यू 1 होगी। यहां आप ये नहीं बता सकते कि k की वैल्यू 1 होगी। हालांकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन r होता है, लेकिन यहां डायमेंशन लेस कांस्टेंट लिया था, इसकी वैल्यू आप अगर फॉर्मूला में एग्जैक्टली ये प्रूव करना चाहते हैं तो बता देना हियर k = 1, अदरवाइज यहां भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसके बारे में आपको नॉलेज डायमेंशंस के बिहाफ पे नहीं होती। अगर आपकी नॉलेज में है, पहले से ज्ञान है, आपको इसको पहले से पता है, तो आप लिख सकते हो सिंस k = 1 तो f = mv² अपॉन r। लेकिन डायमेंशनली अगर प्रूव कर रहे हैं तो आपको यही ये फॉर्मूला छोड़ देना होगा। तो ये है तीसरा यूज टू डेराइव द फॉर्मूला, जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके ये फॉर्मूला डेराइव किया है। अब एक और फॉर्मूला मैं आपको डेराइव करके दिखाता हूं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला डेराइव करूंगा मैं। किसका टाइम पीरियड? ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये बहुत सिंपल पेंडुलम है। ये इधर इधर वाइब्रेशंस कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे। एक साइकिल इसकी यहां से चला, इधर पहुंचा, फिर यहां आ गया, यहां से जाके यहां वापस आने में जितना उसको टाइम लगेगा वो कहलाता है टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड का डेरिवेशन करना है। मान लो इसकी जो वायर है, जो जिससे ये बंधा है, उसकी लेंथ l है और ये जो बॉल है उसका मास m है। जो लेंथ है ये l है और जो मास है वो स्मॉल m है, और इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है वो g है।
क्लियर? तो मुझे टाइम पीरियड का डेरिवेशन करना है टू डेराइव, ये फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, t इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। जब आप फॉर्मूला डेराइव करोगे तो ये 2 पाई वाले टर्म को आप नहीं ला पाओगे, इसकी जगह k आ जाएगा, या जो भी कांस्टेंट आपने मान लिया है x y z वो आ जाएगा। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। इसमें मास दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना? अरे नहीं दिख रहा ना? अरे नहीं दिख रहा ना? तो देखने की कोशिश क्यों कर रहा है? ओके, तो लेकिन हम मान के चलेंगे, मैं मान रहा हूं कि जो टाइम पीरियड है हो सकता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो मास की पावर a के। मैंने मान लिया कि मास पे भी शायद डिपेंड करता हो टाइम पीरियड। मुझे लग रहा है कि हो सकता है हल्की बॉल होगी तो वो बहुत तेजी से घूमेगी, और भारी बॉल है वो हल्की हल्का घूमेगी, तो हो सकता है हल्की और भारी बॉल के लिए टाइम पीरियड अलग अलग हो। तो मैंने मान लिया कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास की पावर a, लेंथ की पावर b और g की पावर c। प्रोपोर्शनल की मार्क को हटा के लेके आते हैं कांस्टेंट। ये वही कांस्टेंट है, k की वैल्यू 2 पाई होती है, लेकिन तू ला नहीं पाएगा, तू k में ही छोड़ेगा। ओके, आगे चलो। ये LHS, ये माननीय RHS। शॉर्ट में करें टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब टाइम, टाइम की डायमेंशन t, और t को लिख सकता है n की पावर 0, l की पावर 0 t, ऐसे लिख सकता है। t की पावर 1 लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने टाइम की डायमेंशन लिख दी, टाइम पीरियड की डायमेंशन लिख दी सीधे। टाइम पीरियड बोले तो टाइम, टाइम की यूनिट सेकंड, सेकंड की डायमेंशन कैपिटल T, और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं n की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, इधर आ जाए। इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं, डायमेंशन लेस है क्योंकि कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। मास की यूनिट kg, kg की डायमेंशन कैपिटल N। ऐसे बोलेगा ना, kg किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? मास की, तो मास की पावर a, लेंथ l की पावर b, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यूनिट वही होती है जो एक्सेलरेशन की होती है, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर की डायमेंशन अलग से बना ले, मीटर सेकंड माइनस 2, मीटर के लिए l, सेकंड के लिए t माइनस 2, तो l t माइनस 2। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यूनिट आ जाती है क्या? l t माइनस 2, तो लिख l t माइनस 2 और पावर c। टाइम पीरियड की डायमेंशन m0 l0 t की पावर 1, पावर कुछ दी नहीं तो पावर लिखी भी नहीं। ओके, k डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है डायमेंशंस में, या फिर अगर लिखना चाहो तो लिख दो, कोई मतलब रोल नहीं है उसका, डायमेंशन लेस है। ओके, और मास के लिए डायमेंशन कैपिटल है की पावर a, और लेंथ के लिए डायमेंशन कैपिटल है पावर b बोले तो b, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशन l t - 2, पावर बोले तो c, बोले तो c। क्लियर? अब सुन, कर ले इनका कंपेयर कर ले। n की पावर 0 है, n की पावर a है, तो a का वैल्यू कितना आया? 0 आया। मैंने क्या बोला था? यही बोला था क्या, कि जो टर्म आप एक्स्ट्रा मान रहे हैं उसकी पावर निश्चित रूप से 0 आ जाएगी, लेकिन तू मानता कहां है? इसीलिए मैंने ये लेके समझाया तेरे को कि मास लेके चलूंगा तो उसके साथ ये होगा। तो x y z जो भी मानना चाहता था मान सकता था, लेकिन उसकी पावर फिर 0 आ जाएगी, इसलिए वो डेरिवेशन बेवजह कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, a की वैल्यू 0 आ गई, l की पावर कितनी है? 0, यहां कितनी है? l की पावर b और l की पावर c। एक काम करते हैं, पहले इसको mlt की फॉर्म में लाते हैं। तो ये है m0 l0, कंपेयर बाद में करेंगे, m0 l0 t1, और ये हो जाएगा n की पावर a, और n कहीं है नहीं, l की पावर b। ओके, l की पावर यहाँ होल पावर c है, तो l की पावर c हो गया, l की पावर b यहाँ था, l की पावर c यहाँ है, सेम बेस है, अलग अलग पावर है, पावर जुड़ जाती है, क्योंकि इसका ना कोई धर्म है और ना ही जाति है, इसलिए ये जुड़ जाती है। ओके, ये l हो गया, उसके बाद t देख, t की पावर -2 और उसकी होल पावर c, तो -2c। ओके, अब कर ले इनका कंपेयर कर ले।
n की पावर 0 है, n की पावर a है, तो a की वैल्यू 0 आ गई, बढ़िया। l की पावर 0 है, l की पावर b प्लस c है, तो b प्लस c की वैल्यू 0 आ गई, ओके। t की पावर -2c, t की पावर 1, तो -2c की वैल्यू 1 आ गई, -2c की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू -1/2, -2c की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू 2 को दूसरी साइड ले जाओ, -1/2 हो गया, ये दूसरी वैल्यू मिल गई। अब c की जो वैल्यू आई है यहाँ, तो b क्या हो जाएगा -c, और c की वैल्यू है -1/2, तो -c और c की वैल्यू है -1/2, माइनस ये वाला और c की वैल्यू -1/2, माइनस माइनस प्लस, तो b की वैल्यू कितनी आई 1/2। अब जो मान आ गए हैं उनको रख दे, कहां रख दे, यहां रख दे, तो t की वैल्यू हो जाएगी k, ये तो है मास की पावर a, मास की पावर ये 6, a की पावर वैल्यू 0 है, तो मास की पावर 0, और लेंथ की पावर b, बोले तो 1/2, लेंथ की पावर 1/2, ओके, इनटू g की पावर c, और g बोले तो c, ये रहा g की पावर c, और c की वैल्यू है -1/2, ओके। n की पावर 0 मतलब वो तो 1 हो गया, उसको हटा दे, तो हटा ना, तो t k, l की पावर 1/2, और g की पावर -1/2 को नीचे ले जा, तो g की पावर +1/2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन अपोजिट हो जाता है। अब सुन, सेम पावर है तो फिर काय को अलग-अलग लिखता है, जब सेम पावर है तो काय को अलग-अलग लिखने का है, एक साथ लिखने का है, तो t k l/g की पावर 1/2 एक साथ लिख दिया, और 1/2 को क्या लिखते हैं, अगर किसी की पावर 1/2 है, किसी की मतलब किसी टर्म की, किसी डिजिट की पावर 1/2 है, तो उसका मतलब है अंडर रूट, क्लियर। तो l/g की पावर 1/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, k अंडर रूट l/g, यही છે ડેરાઇવ છે।